स्टूडेंट्स लैंग्वेज की जो इमर्जेंस है वो रफली 70,000 ईयर्स अगो होती है ह्यूमन हिस्ट्री में। और जो आर्ट फॉर्म्स हमें हैं वो उससे भी पुरानी मिलती हैं, लेकिन वो किसी रिकग्नाइजेबल शेप में नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि उसको आर्ट फॉर्म भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन पैलियोलिथिक एज में, स्पेशली अपर पैलियोलिथिक एज में, हमें बहुत सारी एग्जांपल्स स्पेशली केव आर्ट में इस तरह की मिलती हैं जहां पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको एज आर्ट फॉर्म देखा जा सकता है। केवमैन के लिए आर्ट क्यों इम्पोर्टेंट था, या फिगरेटिव जो कॉम्पोजिशंस हमें मिलती हैं केव्स में वो क्यों इम्पोर्टेंट थी, ये जब आप उन पेंटिंग्स को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उस वक्त की सोसाइटी के लिए, उस वक्त के इंसान के लिए जो जिस तरह की लाइफ वो एक्सपीरियंस करता था उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी जानवरों की। और जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी उसमें वो उनकी फूड का सोर्स भी होते थे, वो प्रीडेटर्स भी होते थे, और उनकी इम्पोर्टेंस इतनी थी कि जो केव्स के अंदर बहुत डीप डाउन हमें जाके बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं फ्रांस के अंदर और इंडिया के अंदर, उससे हमें ये एक सिग्निफिकेंस समझ आती है कि किस तरह से केवमैन के लिए वो सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था, और इतना इंपॉर्टेंट था कि वो उसको महफूज कर लेना चाहता था। उसमें डिफरेंट तरह की थेरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि एंशंट जो इंसान था उसका ख्याल ये था कि अगर वो ड्रॉ कर लेगा एक बैल की तस्वीर को तो उससे वो एक स्पेल कास्ट कर सकता है, मैजिकल स्पेल कास्ट कर सकता है उस जानवर के ऊपर। फिर कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि ये पिक्चर्स हमें इस वजह से मिलती हैं केव्स में कि ये उनके रिचुअल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनकी जो उस वक्त ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे एक रिलीजन की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे मौजूद थी, और उसमें डिफरेंट तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए इन आर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया जाता था। इसमें हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमें एंशंट आर्ट की मिलती हैं कि किस तरह से जो एंशंट इंसान था उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया बहुत लिमिटेड मटेरियल्स और मेथड्स के साथ, लेकिन फिर भी हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर नज़र आती है कि जो कदीम इंसान है उसके आइडियाज़, उसके लिए सिग्निफिकेंस किन मैटर्स की थी और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारा था, उसकी बहुत सारी एविडेंस हमें जो केव आर्ट है वहाँ से मिलती है। स्टूडेंट्स, प्री हिस्टोरिक आर्ट को अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसमें ये क्लासिफिकेशन हमारे सामने है। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो पेट्रोग्लिफ्स की कैटेगरी है जिसके अंदर कॉप्यूल्स आते हैं, रॉक कार्विंग्स आती हैं, और फिर एंग्रेविंग जो हमें डिफरेंट केव आर्ट में मिलती है। उसके बाद पिक्टोग्राफ्स हैं जिसमें पिक्टोरियल इमेजरी है और सिंबल्स का इस्तेमाल है, और ये कैटेगरी है जिसमें ड्राइंग को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक स्कल्पचर है जिसमें वीनस फिगरीन्स हैं जो कि उस वक्त की एक गॉडेस थी जिसकी डिफरेंट हमें स्टोन में फिगरीन्स मिलती हैं। उसके बाद आइवरी कार्विंग की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, और फिर रिलीफ स्कल्पचर है जिसमें एंग्रेविंग को यूज़ किया जाता था और स्टोन टूल्स को यूज़ किया जाता था स्कल्पचर्स को डेवलप करने के लिए। उसके बाद मेगालिथिक आर्ट है जिसमें स्टोन्स को मुख्तलिफ तरह से अरेंज करके उनकी एक मॉन्यूमेंट बनाई जाती थी जिसका बाज़ केसेस में रिचुअल पर्पज़ होता था, बाज़ केसेस में वो एक गैदरिंग के लिए, एक ओकेजन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। जो प्री हिस्टोरिक आर्ट की डेटिंग है उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि प्री हिस्टोरिक आर्ट है उस वक्त हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, तो स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि जिस तरह से उनको डेट किया जाता है वो कोई राइट मेथड है उसके लिए। फिर भी साइंटिफिक मेथड से कुछ हद तक एग्जैक्टनेस हमें मिलती है, जिस पे कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन हमें एक रफ आइडिया होता है कि ये केव आर्ट जो है, इसकी एग्जाम्पल्स जो हमें मिलती हैं वो कितनी पुरानी है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये स्पेन के एक केव की एग्जाम्पल है। केव ऑफ द कासल है जो कि स्टोन एज का एक रॉक शेल्टर है और स्पेन में मौजूद है। इसमें जो केव पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, केव आर्ट मिलता है, वो रफली 40,000 BC का है। इसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पेंटिंग्स कहा जाता है जो कि अभी तक डिस्कवर हुई हैं। इसमें जो हमें एब्स्ट्रैक्ट साइंस मिलते हैं, हैंड स्टेंसिल्स मिलते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये एक रिचुअल एक्टिविटी है जिसकी डिपिक्शन हमें यहाँ मिलती है, लेकिन इसमें ये ज़रूर साबित होता है कि जो एंशंट इंसान था उसके लिए ये एक बहुत एस्टॉनिशिंग फीचर था कि वो इस तरह से अपने हाथ को प्रिंट कर सकता है सरफेस पे, और इसकी हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं एंशंट आर्ट में जहाँ पे हैंड प्रिंट्स हमें, हैंड स्टेंसिल्स नज़र आते हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल आप देखिए, ये अल्टामिरा केव की है जो कि स्पेन में रफली 34,000 BC इसकी एक एस्टिमेटेड डेट है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ
जानवर नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंशिएंट इंसान जिस तरह से शिकार करता था हिरन का, वो आपको एक डिपिक्शन नज़र आती है। उसके बाद बुल आपको यहाँ पे नज़र आता है, जो कि इसमें मुख्तलिफ आपको नए मटेरियल्स भी नज़र आते हैं जो इंसान ने उस वक्त एक्सप्लोर करना शुरू किए। यूजुअली वो ऑर्गेनिक मिनरल कलर्स थे जिनको वो इस्तेमाल करता था, इसलिए उनकी एज भी इतनी है कि आज भी वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हमें एक चारकोल की आउटलाइन भी नज़र आती है। चारकोल का इस्तेमाल उस वक्त ड्राइंग में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देखिए, ये मच मोर डेवलप्ड फॉर्म हमें लेस्कॉक्स में मिलती है। ये फ्रांस के अंदर एक केव पेंटिंग है जिसमें जो कि 17,000 बीसी की है, और यहाँ पे एक पूरा एरिया है जो कि पेंटिंग से भरा हुआ है। उसमें हमें ड्राइंग की एग्जांपल्स मिलती हैं, एंग्रेविंग की एग्जांपल्स मिलती हैं, कॉम्पोजिशंस यहाँ पे हमें नज़र आती हैं, और उसके बाद इसमें चंक्स ऑफ मैंगनीज एंड आयरन ऑक्साइड यूज़ हुए हैं जो मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। इसमें स्केचिंग की हमें एक डेवलप्ड फॉर्म नज़र आती है, और यहाँ पे आप डिफरेंट एनिमल्स को उसी तरह से देख सकते हैं। जो इसका स्केल है इन पेंटिंग्स का, उसके लिए आप ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्म के साथ कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हॉल है केव के अंदर, जिसकी सारी दीवारें और छतें जो हैं वो इन पेंटिंग से भरी हुई हैं। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो एंशिएंट इंसान था उसके लिए केव डिवेलिंग्स में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता था, जहाँ पे गैदरिंग्स होती थी, जो कि जिसको फर्निश किया जाता था फॉर लिविंग, उसी के अंदर हमें इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। इसके बारे में डिफरेंट थेरीज हैं कि डिफरेंट सोशल पर्पसेस के लिए, डिफरेंट इंडिविजुअल पर्पसेस के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। इसी तरह से ये हमें 30,000 बीसी की भिमबेटका केव्स की पेंटिंग है जो कि इंडिया में है। यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट स्टाइल नज़र आता है जो कि फ्रांस से और स्पेन से फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि ये रीजन फ़र्क था। यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हुई थी वहाँ पे फ़र्क तरह से इंसानी जहन ने इवॉल्व किया, उसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी फ़र्क है, उसमें जो एम्फेसिस है, जो कंटेंट है वो भी फ़र्क है। यहाँ पे आपको ह्यूमन फिगर्स बहुत ज़्यादा कसरत में नज़र आते हैं एनिमल फिगर्स की बजाय। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की एग्जाम्पल्स भी हमें मिलती हैं, जिससे हमें ये साबित होता है कि उस वक्त का इंसान 30,000 बीसी में हॉर्स राइडिंग एक इम्पॉर्टेंट सोशल एक्सरसाइज थी जो कि वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देखिए कि डिफरेंट कलर्स जो कि वेजिटेबल कलर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। इनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और एंशिएंट इंसान को शायद ये मालूम था कि जो टेक्निक वो इस्तेमाल कर रहा है, जो मटेरियल्स वो इस्तेमाल कर रहा है, जो सिग्निफिकेंस है उस सब्जेक्ट मैटर की, वो इतनी है कि उसको लास्ट करना चाहिए। तो शायद इसलिए इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल हमें नज़र आता है। उसके बाद 15,000 बीसी में हमें ये एक मैगडलेनियन हॉर्स की रिलीफ मिलती है। इस वक्त तक जो कार्विंग है वो डेवलप हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड में बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की हैं जहाँ पे कार्विंग और एंग्रेविंग की एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। उसके बाद ये एक वीनस की फिगरीन है जो कि 11,000 ईयर्स ओल्ड है, और इसमें इसको नेक पेंडेंट के तौर पे यूज़ किया जाता था, और इसकी जो हाइट है वो 18 मिलीमीटर है, और ये स्टोन में बनी हुई है। इसी तरह से जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेगालिथिक आर्ट है उसकी एग्जांपल्स भी हमें मिलती हैं। ये टर्की के अंदर एक रिचुअल साइट है जो कि 8,000 बीसी की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टोन्स के थ्रू स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसमें एक पूरी कॉम्पोजिशन है, उसमें ज्योमेट्री भी आपको नज़र आती है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है स्टोन हेंज की जो कि यूके में है, ये 3,000 बीसी की है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ थेरीज हैं कि ये या तो रिचुअल पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती थी, या ये एक बरियल ग्राउंड था जिसको एंशिएंट इंसान यूज़ करता था। तो ये एग्जांपल्स हमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स की मिलती हैं। स्टूडेंट स्टोन एज की जो हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, इसमें बहुत हद तक डिपेंडेंसी जो इंसान की थी वो उन टूल्स पे थी जो वो उस वक्त डेवलप कर चुका था और इस्तेमाल करता था। बाद में हम ब्रॉन्ज एज में और आयरन एज में देखते हैं कि टूल्स की डेवलपमेंट के साथ साथ आर्ट का एक्सप्रेशन भी बदलना शुरू हुआ। जो इनिशियल हमें केव पेंटिंग्स नज़र आती हैं और उनमें जो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कंटेंट सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे हमें ये समझ में आता है कि जो एंशिएंट इंसान था उसके लिए फॉर्म और कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या थी, किस तरह का सब्जेक्ट मैटर उसकी उस वक्त की ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट था, और उनके लिए कितना सिग्निफिकेंट था कि वो अपनी ड्वेलिंग्स के अंदर पेंटिंग्स को इस तरह से डेवलप करें कि वो फिर काफ़ी देर तक उनका एक्सप्रेशन कायम रहे। जो आगे हम डेवलपमेंट देखेंगे उसमें हमें बिल्कुल क्लियर डिपार्चर नज़र आता है। जैसे ही टूल्स की तब्दीली होती है उसके साथ साथ
आर्ट में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। जैसे सिविलाइजेशन शुरू होती है तो आर्ट के अंदर हमें एक एक्सेलरेशन नज़र आती है डेवलपमेंट की, और उसका एक बहुत ज़्यादा फ़र्क डेवलप हो जाता है प्री हिस्टोरिक आर्ट से।